Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information. तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, जिस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और मेनली हम इस चैप्टर में अर्ली स्टेट और इकोनॉमीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 600 BC से लेकर 600 CE तक। तो यहाँ पे हम इसी के साथ कई सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, मौर्यन अम्पायर के बारे में, गुप्ता अम्पायर के बारे में आगे चल के। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस पूरी वीडियो में बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है वो दिमाग में घुस जाएगा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, अगर आप समझेंगे और इमेजिन करेंगे, जो पिक्चर्स हैं वो इमेजिन करेंगे, जो मैं पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ उसको सही ढंग से समझेंगे, तो आप ज़रूर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो फ्लो है पूरी वीडियो में अच्छे से बनी रहे। इसी के साथ अगर आपको अभी जो नोट्स हैं, जो जिसके द्वारा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, और सिर्फ मैं नोट्स से ज़्यादा भी आपको बताने वाला हूं, कई सारी चीज़ें मैं इसके अलावा भी आपको एक्सप्लेनेशन में बताते रहता हूं। तो इसी के साथ सबसे पहले आप अपनी वीडियो क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें, ताकि आपको जो नोट्स हैं वो सही से विजिबल हो जाए, ताकि आप मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अपने जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी नोट डाउन कर सकें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर के, तो हमें देखिए कई सारे डेवलपमेंट्स मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। अब NCERT के अकॉर्डिंग 2600 BC से लेकर 1900 BC तक जो लगभग आपका टाइम पीरियड माना जाता है NCERT के अकॉर्डिंग। और वैसे तो कई सारे सोर्सेज के बेसिस पे अलग अलग टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन ऐसा बताया गया है इस बुक के अकॉर्डिंग कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद उसके 1500 साल तक हमें कई सारे, यानी कि उसके ख़त्म होने के 1500 साल बाद तक हमें कई सारे सेवरल डेवलपमेंट्स देखने को मिले पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर में। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें कई सारे मिले, जिसमें कि ऋग्वेदा कंपोज की गई थी इसी पीरियड के बाद, जो कि बताया जाता है कि इसकी जो लोकेशन थी कंपोज करने की वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास थी। इसी पीरियड में हमें इस 1500 साल में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी देखने को मिली, जो कि कई सारे पार्ट्स में हमें देखने को मिली, जिसमें नॉर्थ इंडिया हो सकता है, डेक्कन प्लेटू हो सकता है, और कुछ कर्नाटका के पार्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके भी हिस्से। इसी के साथ हमें पेस्टोरल पॉपुलेशन के भी एविडेंस मिले हैं। अब देखिए, ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें डेक्कन में मिले हैं और साउथ में मिले हैं। पेस्टोरल वो होते हैं जो चरवाहे होते हैं, जिसको आपने क्लास 9 और 10 में ही पढ़ा है पेस्टोलिज्म के नाम से। इसी के साथ हमें कई सारे डेवलपमेंट्स यहाँ तक कि लोगों के दफनाने में मिले हैं, यानी जो डेड लोग होते हैं उनको दफनाने के अलग अलग तरीके हमें देखने को मिले हैं। अब इसमें देखिए हमें कई सारे स्ट्रक्चर मिले हैं लोगों की कब्र के। अब जो देखिए, आपने कभी फिल्म वगैरह में देखा होगा, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में गए होंगे या कहीं और आपने किसी हिस्टोरिकल जो फिल्म होती है उसमें देखा होगा। तो इसमें देखिए मेगालिथ नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें पार्टिकुलरली बात की गई है आपके बुक में मेगालिथ के बारे में, ठीक है, जिसकी पिक्चर भी आपको मैं एक सैम्पल के अकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से इमेजिन कर सकें, जो कि हमें सेंट्रल साउथ इंडिया में देखने को मिली है पहले मिलीनियम में, यानी पहले 1000 सालों में। अब कई केसेस में जो डेड थे, यानी कि जो मुर्दे थे, उनके साथ साथ कई सारे आयरन टूल्स, हथियार भी उन्हीं के साथ दफना दिए जाते थे, मतलब उन्हीं डेड बॉडी के साथ। अब यहाँ पे देखिए 6 सेंचुरी BCE से हमें कई सारे एविडेंस देखने को मिले, इसी तरीके से कई सारे ट्रेंड भी देखने को मिले। और इसमें सबसे जो मोस्ट विजिबल ट्रेंड था वो था हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो था हमारा अर्ली स्टेट, एम्पायर और किंगडम का। क्या था? अर्ली स्टेट, यानी शुरुआती जो स्टेट्स आए, एम्पायर आए और किंगडम आए। अब देखिए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को अंडरलाइन करते समय हमें कई सारे चेंजेस और भी देखने को मिले, जिसमें कि मैंने आपसे बात करी थी एग्रीकल्चर के बारे में, जिसका जो प्रोडक्शन था वो ऑर्गेनाइज हो गया था। अब इसी के साथ नए नए टाउन जो थे वो उभरने शुरू हो गए थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अब हिस्टोरियंस ने इस पूरे डेवलपमेंट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट हैं, कॉइन्स हैं, विजुअल मटेरियल्स हैं। अब इस चैप्टर में हम आगे चल के देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जो पूरे सोर्सेज हैं ये आपको पूरी स्टोरी नहीं बताते। क्या? हाँ, पूरी स्टोरी नहीं बताते। अगर कोई भी सोर्सेज अगर आपको मिलते हैं हिस्टोरियंस को, तो उससे खाली आपको एक ही पहलू पता चलता है। पूरे जो आपको डेवलपमेंट्स है उसको समझने के लिए अच्छी खासी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप नोट्स कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले
एक्सप्लेन किया है। चलिए छाप लिया होगा आपने यहाँ पे। चलिए छाप लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिंसेप ऑफ पियादासी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमें देखने को मिली है। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ कुछ और होता और आज हम इस चैप्टर को ना पढ़ रहे होते। हालांकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के जानने के लिए, और जो भी शुरुआती टाइम पे एम्पायर कैसे उभरा, ये बहुत बड़ा सवाल हम सब के मन में उठता है। तो चलिए इस आंसर का जवाब हम धीरे धीरे लेके चलते हैं इसी वीडियो में। अब देखिए कई सारे मोमेंटस डेवलपमेंट हमें देखने को मिले इंडियन एपिग्राफी में 1830s में। अब आप पूछेंगे कि ये एपिग्राफी क्या होती है। तो देखिए एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन की स्टडी जब हम करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं एपिग्राफी। अब देखिए जो आप टॉपिक देख रहे होंगे ये बोलेंगे ये टॉपिक तो दूसरा है, अब भैया जो है किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया था, मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ये जेम्स प्रिंसेप के बारे में है, जो कि एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अंग्रेज़ों के टाइम की है। तो यहाँ पे देखिए मिंट में ये ऑफिसर थे। मिंट क्या है? मिंट एक जो खान होती है जहाँ पे कॉइन्स वगैरह मेंटेन की जाती है, बनाई जाती है। इनको यहाँ पे 2 इंस्क्रिप्शन मिले बहुत महत्वपूर्ण। पहला था ब्राह्मी और दूसरा था खरोस्ती। अब इस इंस्क्रिप्शंस में इन्हें कई सारी चीज़ें देखने को मिली। अब एक इंस्क्रिप्शन थी उसमें लिखा हुआ था पियादासी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है, यानी बोलते नहीं है पियादासी, जिसमें हमें नाम लेते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट मिले, उसके साथ उसकी इज्जत करते समय हमें प्लीजेंट मिले। तो इस तरीके के जो रिचुअल्स होते थे पहले ज़माने में, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले इंस्क्रिप्शन में जेम्स प्रिंसेप को देखने को मिले। फिर उसके बाद और भी इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें कि अशोका के बारे में रेफ़र कर रखा था। अब अशोका को आप सब जानते होंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर माने जाते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ कि हमें इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, यानी कि जेम्स प्रिंसेप को मिले जो कि एक ऑफिसर थे मिंट में। अब इससे क्या हुआ, हिस्टोरियंस जो थे और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर, उसको एक नई दिशा मिली। क्योंकि जो यूरोपियन थे और इंडियन स्कॉलर थे, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को यूज़ किया, इन सारे टेक्स्ट को यूज़ किया, जो कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे, ताकि जो पिछले ज़माने की मेजर डायनेस्टीज़ हैं, यानी पिछले ज़माने के जितने भी एम्पायर्स हैं, उन सब के बारे में रिकन्स्ट्रक्ट करें, उन सब के बारे में खोजबीन कर सकें जिन्होंने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को रूल किया है। एज अ रिज़ल्ट जो पूरा ब्रॉड कॉन्टोर्स है, यानी जो पूरा रूपरेखा है इस तरीके की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, वो हमें 20वीं सेंचुरी की कुछ पहले दशकों से देखने को मिली। यानी हिस्टोरियंस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, यानी जो अर्ली स्टेट और अर्ली एम्पायर के बारे में जो हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी से हिस्टोरियंस ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब देखिए इसी के साथ स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपना जो फोकस था वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट पे लगा दिया था, और इसी के साथ इन्होंने इस पे भी लगाया कि पहले ज़माने की जो सोसाइटी थी उसमें जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होते थे, जो भी इकोनॉमिक चेंजेस होते थे और जो भी सोशल डेवलपमेंट होते थे, इसमें कोई कनेक्शन था कि नहीं। अब बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ लिंक हो। हालांकि ये हमेशा सिंपल या डायरेक्ट नहीं होते थे। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर उस टाइम की सोसाइटी में, उस टाइम के अर्ली एम्पायर में अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंज हुआ तो क्या उससे कोई सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला? तो ऐसा बताया गया है कि हाँ, कुछ ना कुछ लिंक्स माने जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमें इन सारी चीज़ों पे प्रभाव देखने को मिले हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इंसिडेंट बताने का मेरा एक ही मकसद था, ताकि आपको जो पूरा सिनेरियो है वो क्लियर हो सके। इससे आपको ये पता चला कि आपका अगर एमसीक्यू आता है तो उसमें पूछा जाएगा कि ऑफिसर के बारे में बताइए जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और आप इस इंसिडेंट को याद भी कर सकते हैं ताकि आपको जो पूरा फ्लो है वो बना रहे, किस तरीके से हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए शुरुआत की थी। अब यहाँ बात करते हैं हमें सबसे पहले अर्लियर स्टेट जो देखने को मिले वो कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो देखिए सबसे पहला जो आपका अर्लियर स्टेट में बात करें तो पहला आपका माना जाता है 16 महाजनपदास, ये सबसे पहले हमें देखने को मिले। अब देखिए जो 6th सेंचुरी है, 6th सेंचुरी BCE सॉरी, ये कभी कभार हम इसे मेजर टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। अब ये एरा माना जाता है एक, मैं कह सकता हूँ, जो कि पूरी तरीके से एसोसिएटेड है अर्ली स्टेट से, अर्ली सिटीज़ से, और जो आयरन का जो ग्रोइंग यूज़ है, यानी कि ज़्यादा यूज़ होना और कॉइनेज वगैरह की डेवलपमेंट होना, इन सब से जो पूरा मैं कह सकता हूँ 6th सेंचुरी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस एरा में हमें कई सारे डाइवर्सिफाइड सिस्टम देखने को मिले, थॉट्स के, बिलीफ्स के, जिसमें बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और जो भी अर्ली बुद्धिस्ट होते थे और जितने भी जैना टेक्स्ट होते थे उन्होंने मेंशन भी किया है 16 स्टेट्स, जिसे हम कहते हैं महाजनपदास। अब आप बोलेंगे महाजनपदास मतलब
16 स्टेट, जहाँ पे लिखा हुआ है ना महाजनपदास, इसका मतलब है 16 स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें कई सारे जो मेंशन किए गए थे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में, उनमें कई सारे सिटीज़ के नाम मेंशन किए गए थे, माफ़ करिए स्टेट्स के नाम मेंशन किए गए थे, जिसमें कि वाजी है, मगधा है, ठीक है, कोशाला है, कुरु है, पंचाला है, अवांती है, जो कि फ्रेंकली अकर किए गए, यानी हमें जो कि जैन टैक्स में भी मिले हैं और बुद्धिस्ट के टैक्स में भी मिले हैं। इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है महाजनपदास माने जाते थे। अब देखिए महाजनपदास जो थे वो किसके द्वारा रूल किए गए होंगे? अब ये किंग्स के द्वारा रूल किए गए होंगे। किंग्स, जी हाँ किंग्स, किंग नहीं, एक किंग नहीं, बहुत सारे किंग माने जाते हैं, जो कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओलिगैर्कीज। ओलिगैर्कीज मतलब जहाँ पे जो पावर है वो नंबर ऑफ लोगों में शेयर कर दी जाती है। इसका मतलब एक राजा नहीं होता था, राजाज होते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा राजा होते थे नंबर में, अब जो कि कलेक्टिवली पावर को शेयर करते थे। देखिए महावीरा भी और बुद्धा भी, इस सारे गण, जिन्हें हम गण बोलते हैं, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं गढ़, गाड़ा, गढ़ यानी कि जो नंबर ऑफ मैन होते हैं जो कलेक्टिवली पावर शेयर करते हैं। अब इसमें इन्होंने कई लोग गढ़ बना लिया था, कई लोगों ने। ठीक है, अगर हम बात करें वाजी संगा, जो कि एक स्टेट है, इन 16 स्टेट में से एक स्टेट है, जिसमें जो राजास होते थे वो प्रोबेबली हो सकता है उन्होंने लैंड को भी कलेक्टिवली शेयर किया हो गया हो। अब यहाँ पे देखिए जो हिस्ट्रीज थी इन सब के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रिकन्स्ट्रक्ट करना अच्छे से, क्योंकि हमें सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। अब देखिए जब हमें सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगे तो हम इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हासिल कर सकेंगे। और एक और रीज़न है इसका, इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा पीरियड है। अब इस पीरियड में हमें लंबे चौड़ा पीरियड में पूरे लंबा चौड़ा हिस्ट्री निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जो हर एक महाजनपदा, यानी कि मैं कह सकता हूँ हर एक महाजनपदा, यानी कि 16 महाजनपदास थे, है ना, उसमें 16 स्टेट थे। अब 16 स्टेट में से हर एक स्टेट का जो एक कैपिटल सिटी होता था, जो कि फोर्टिफाइड किया होता था, यानी अच्छा खासा उसे कंस्ट्रक्ट किया गया होता था, उसमें बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी। फोर्टिफाइड मतलब एक तरीके से डिफेंसिबल बना दिया गया था उसको, एक कैपिटल सिटी को, एक स्टेट में कैपिटल सिटी है उसे अच्छा खासा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। अब इन सारे फोर्टिफाइड सिटी को मेनटेन करना, है ना, आर्मीज़ को इंसिपेंट करना, यानी आर्मीज़ की देखभाल करना, और ब्यूरोक्रेसी को चलाना, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है भाई, खर्चा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 6th सेंचुरी से जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज करना शुरू कर दिए थे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धर्मसूत्रा। अब ये धर्मसूत्रा क्या थे? इसमें कई सारे नियम कानून थे जिसके द्वारा जो रूलर्स हैं उन्हें रूल करना है। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किए जाते थे कि बाकी सोशल कैटेगरी भी इसे फॉलो करेगी, इसमें कि हमें मिलते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस तरीके से आपको पता होगा इन सब के बारे में। अब जो रूरल्स थे उन्हें कहा जाता था कि आप जो है कल्टीवेटर से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, उनसे ट्रिब्यूट कलेक्ट करेंगे, जो भी वो दान करेंगे, चाहे वो ट्रेडर हो, आर्टिशंस हो। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करें कल्टीवेटर के बारे में, ट्रेडर के बारे में, आर्टिशंस के बारे में, तो यहाँ पे सवाल उठता है क्या जो ये खर्चे थे, जो रिसोर्सेज थे, वो पेस्टोलिस और जो जंगल में लोग रहते थे उनसे भी हासिल किए जाते थे, उनसे भी लिए जाते थे। अब देखिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो नेबरिंग स्टेट्स, यानी जो आसपास के जो स्टेट होते थे, उसमें जब भी रेड की जाती थी तो उसे एक लेजिटिमेट तरीका बताया जाता था वेल्थ को एक्वायर करने का। अब धीरे धीरे जो कई सारे स्टेट थे उन्होंने कई सारे दूसरे स्टेट्स की जो स्टैंडिंग आर्मीज़ थी उनको एक्वायर कर लिया, जो रेगुलर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी उसको मेंटेन कर लिया। इसी के साथ बाकी लोग जो थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे, जिन्हें भर्ती किया जाता था कंपेयर टू पीजेंट्री। तो इस तरीके से जो पूरे शुरुआती तौर पे मैंने आपको महाजनपदास की हिस्ट्री बताई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मगधा के बारे में, जो कि इन 16 स्टेट में से सबसे बेस्ट स्टेट माना जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना पूरा इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद हमने एक इंसिडेंट के बारे में जाना जहाँ से हिस्टोरियंस ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की, रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू किया इसके बारे में, इस पीरियड के बारे में, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। फिर उसके बाद हमने महाजनपदा के बारे में जाना। ठीक है, महाजनपदास थे जो कि 16 महाजनपदास थे, जिसको हर एक स्टेट को महाजनपदा बोला जाता था। अब इन सब में से सबसे जो बेस्ट माना जाता था वो था मगधा। क्या था? मगधा। अब यहाँ पे देखिए मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो भी समझना ज़रूरी है पूरे चैप्टर को, और फिर उसके बाद जो पॉइंट वाइज है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी से मैंने उसी के बुनियाद पे जो नोट्स हैं इनको डेवलप किया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ मगधा के बारे में, तो 6th और 4th सेंचुरी BC में जो मगधा, जो कि अभी पूरा बिहार ही मान लीजिए आप उसे, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा माना जाता था। अब जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन्होंने मगधा की जो डेवलपमेंट थी उसे कई सारे तरीक़ों में डिस्क्राइब किया है।
कई लोग बताते हैं कि कई हिस्टोरियन बताते हैं कि जो मगधा है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। इसी के साथ जो आयरन माइंस, ठीक है, आयरन माइंस काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल था, यानी आसानी से मिल जाता था, जिससे हमें टूल्स बनाने में, हथियार बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। आयरन माइन इसलिए क्योंकि देखिए जो झारखंड है अभी इस समय का, वो बिहार से ही डिवाइड हुआ है। अब देखिए जब बिहार से डिवाइड हुआ है तो हम कह सकते हैं जब बिहार का एरिया मान लीजिए आप उसे, तो इस तरीके से जो झारखंड भी था वो भी मगधा के अंडर में आता था, तो इसलिए यहाँ पे जो आयरन माइंस थी वो आसानी से एक्सेसिबल थी। इसी के साथ जो एलिफेंट्स हैं यानी जो हाथी हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते थे आर्मी के, ठीक है, जो कि हमें कई सारे इलाकों में मिली है जंगलों के। इसी के साथ जो गंगा है, गंगा नदी, और इसके साथ जो जुड़ी हुई नदी हैं जिसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उसने बहुत ज़्यादा चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया है, यानी कि एक मैं कह सकता हूँ वाटर कम्युनिकेशन का जरिया बना है। हाउएवर जो अर्ली बुद्धिस्ट थे और जैना राइटर्स थे, उन्होंने मगधा के बारे में ऐसा लिखा है कि जो पॉलिसीज़ होती थी पावर की, वो एक आदमी के हाथ में होती थी, यानी इंडिविजुअल के हाथ में होती थी। मैं कह सकता हूँ एक एम्बिशियस किंग था जिसको बिम्बसारा भी जानते थे, अजासत्तु, महापद्मा, नंदा, ये सब अच्छी तरीके से जानते थे, और उनके मिनिस्टर जो थे वो इन सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते थे। शुरुआती तौर पर राजा गाहा, अब जैसे मैंने आपको बताया हर एक स्टेट का अपना अपना कैपिटल सिटी होता था, इसी तरीके से जो मगधा का कैपिटल सिटी था उसका नाम था राजा गाहा, RAJAGAHA, जिसका मैं कह सकता हूँ मतलब हो सकता है आपका क्या कह सकते हैं हाउस ऑफ द किंग, इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ये कैपिटल था मगधा का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसका पुराना नाम था राजा गाहा, उसका मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग, यानी एक तरीके से किंग का घर, ठीक है। अब राजा गाह एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कैपिटल सिटी होती थी वो ज़्यादातर फोर्टिफाइड होती थी। जो कि राजा गाह की बात करें पार्टिकुलरली तो ये एक हिल्स एरियाज़ में जो है लोकेटेड थी, यानी पहाड़ों के इलाकों में। बाद में 4th सेंचुरी में हुआ ऐसा कि राजा गाहा से जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई। अब पाटलिपुत्र जो आपका आज का पटना का एरिया है उसे मान लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे पटना इसलिए शिफ्ट किया गया, यानी पाटलिपुत्र इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि यहाँ से जो गंगा का कम्युनिकेशन रूट है उसमें अच्छे से कमांड हासिल हो सके। अब दोस्तों आगे चलते चलते हुआ कुछ ऐसा कि देखिए मगधा जो थी वो 16 स्टेट में सबसे बेस्ट मानी जाती थी, मैंने आपको बताया। अब जो उसकी ग्रोथ थी वो मौर्यन एम्पायर से आगे बढ़ी। कैसे बढ़ी? मौर्यन एम्पायर से आगे बढ़ी, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। और इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, खोजा था। अब जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो कंट्रोल था वो लगभग आप मान लीजिए अफगानिस्तान तक था, नॉर्थ वेस्ट तक, बलूचिस्तान तक। और इनके जो ग्रैंड सन अशोका थे, यानी जो इनके पोते थे, जो कि आर्गुबली फेमस रूलर माने जाते हैं अर्ली इंडिया के, जिन्होंने कलिंगा को फतेह किया था, कॉन्कर किया था, जिसको हम प्रेजेंट डे में कलिंगा को क्या बोलते हैं? कोस्टल ओडिशा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है किस तरीके से मौर्य अपने अस्तित्व में आया, किस तरीके से हमने हिस्टोरियंस ने उसको खोजा। अब देखिए हिस्टोरियंस ने कई सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज को इस्तेमाल किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली एम्पायर के बारे में जान सकें, और हमें उसका नाम पता चला, वो था मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी हम लोगों को, यानी कि हिस्टोरियंस को। अब इसमें से कुछ सारे हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड मिले जो कि स्पेशली स्कल्पचर थे। इसी के साथ हमें कई सारे कंटेम्प्रेरी वर्क्स मिले, जिसमें कि मेगाथीन एक शख्स था जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने कई सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखी थी फ्रेगमेंट के ऊपर, फ्रेगमेंट पे लिखी थी पत्तों वगैरह में, और अलग अलग फ्रेगमेंट में जो सर्वाइव कर रही थी, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें इकट्ठा करी थी उस आदमी ने। अब और भी सारे हमें सोर्सेस मिले, जिसमें हमें अर्थशास्त्र मिला। अर्थशास्त्र जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जो कि प्रोबेबली माना जाता है कि कंपोज किया गया है कौटिल्य के द्वारा, जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं, और ट्रेडिशनली ऐसा बिलीव भी किया जाता है कि ये चंद्रगुप्त के मिनिस्टर हुए होंगे। इसी के साथ जो मौर्य हैं उनको लेटर बुद्धिस्ट और जैना और पुराने लिटरेचर में भी मेंशन कर रखा है। इसी के साथ संस्कृत कार्य में भी इन्हें जो मेंशन कर रखा है। अब इसी के साथ हमें कई सारे अशोका के भी इंस्क्रिप्शन मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। अब ये सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं अशोका ने रॉक्स पिलर्स पे भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि वैल्यूएबल सोर्सेस माने जाते हैं। अब अशोका पहला ऐसा रूलर था जिसने अपने मैसेज जो हैं वो नेचुरल रॉक और पॉलिश पिलर के ऊपर लगवाए थे, ऑफिशियल्स के द्वारा, सब्जेक्ट्स के द्वारा। इन सारे सरफेसेस के ऊपर उसने अपने जो मैसेज थे उसको इंस्क्राइब करवाया था, लिखवाया था। अब हम लोगों ने क्या करा, हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंस्क्रिप्शन को यूज़ करते करते उन्हें यहाँ पता चला कि ये क्यों लिखवाया गया। तो यहाँ पे माना जाता है कि उसने इंस्क्रिप्शन इसलिए यूज़ किया गया था, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की गई कि उसका एक प्रिंसिपल था धम्मा।
ठीक है। धम्मा एक प्रिंसिपल था, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ब्राह्मण्स की टूवर्ड्स जेनोसिटी दिखाना, यानी कि उनके साथ थोड़ा अच्छे से भेद मतलब पेश आना, और इसी के साथ बड़ों की इज्जत करना, और गुलामों और सर्वेंट्स को काइंडली यानी अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, और सबसे इम्पोर्टेंट में पॉइंट था कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, यानी बाकी धर्मों की इज्जत करना और बाकी लोगों के ट्रेडिशन को भी इज्जत देना, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमें ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो देखने को मिले हैं, जिससे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में आज इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियंस ने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम आज मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ पा रहे हैं। और इसी के साथ इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा सोर्सेज था वो था अशोका का इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए, जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था उससे हमें उसके जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, उस टाइम के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। अब देखिए, जो मौर्यन किंग थे वो एक तरीके से ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सेंटर थे, ठीक है। उन्होंने एब्सोल्यूट पावर एंजॉय की थी। अब जो पूरा अंपायर था वो नंबर ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, यानी एक तो कैपिटल सिटी तो रहेगा ही जो कि सेंटर रहेगा, और इसी के अलावा कई सारे प्रोविंसेस भी बना रखे थे। और मौर्यंस के पास ऐसा बताया जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी भी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके जो मौर्यन के जो एडमिनिस्ट्रेशन में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स माने जाते हैं एम्पायर में, इसमें कि आपका कैपिटल पाटलिपुत्र तो रहेगा ही जो कि सेंटर था। फिर उसके बाद प्रोविंशियल सेंटर थे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और इन सब के नाम थे टैक्सिला, उज्जयिनी, तोसाली, सुवनागिरी, और जितने भी हमारे अशोका इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए। तो अगर हम इस सब के कंटेंट को, यानी अशोका इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट को एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर जगह सेम मैसेज इंस्क्राइब कर रखा है, सेम मैसेज बता रखा है, चाहे आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक देख लें, ठीक है। तो हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल भी उठेगा कि क्या जो इतना बड़ा अंपायर था उसका क्या कोई यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, यानी जो पूरा प्रशासनिक कार्य है वो एक ही तरीके से चल रहा होगा यूनिफॉर्मिटी के साथ, ठीक है। अब हिस्टोरियंस इन चीज़ों के बारे में उन्होंने एग्जामिन किया और इस मुद्दे पे आए कि ऐसा बहुत कम चांस है कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा, बहुत कम चांस। क्योंकि आप जब देखेंगे मैप उठा के अपने हिस्ट्री के पेज नंबर 33 में, या आप कहीं पे भी देखेंगे, जो रीजन है, अगर आप ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो जो रीजन है जो एम्पायर का वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। क्योंकि आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आपका अफ़गानिस्तान से लेके है तो अफ़गानिस्तान में जो हिली टेरेंस हैं, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, और वहाँ से लेकर के आपके ओडिशा के कोस्ट तक जहाँ समुद्र के आसपास, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका ज्योग्राफिकली भी डाइवर्स है और पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम चांस माना जाता है कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो सेंटर्स के पास, ठीक है, कैपिटल के पास और प्रोविंशियल सेंटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अब जो ये प्रोविंशियल सेंटर्स थे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली चूज़ किए जाते थे, कोई ना कोई इनकी खूबी देखी जाती थी। जैसे कि मैं बात करूँ अगर टैक्सिला और उज्जयिनी के बारे में, जो कि मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के पास सिचुएटेड है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे सुवर्नागिरी के बारे में, जिसको हम लिटरली गोल्डन माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि पॉसिबली माना जाता है कि अभी कर्नाटका में इस गोल्ड माइन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे उनको सिचुएट किया गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करें कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन जो थी वो लैंड के थ्रू और रिवर राइन रूट्स के थ्रू की जाती थी, जो कि इस एम्पायर का सबसे ज़्यादा वाइटल एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो अगर कोई भी यात्रा करे, कोई भी बंदा उस टाइम पे अगर यात्रा करता था सेंटर से लेके प्रोविंस तक, तो उसे महीने तो नहीं लेकिन लगभग हफ्ते तो लग ही जाते होंगे। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, प्रोविंसेस तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न ज़रूर होगा प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आर्मी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। अब ये ऑब्वियस है कि जो आर्मी था वो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स बन गया था इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। अब इसी के साथ जो हमारे मेगनथेनिस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, बहुत ज़रूरी शख्स हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम सब के लिए इकट्ठा की है कि हम सब जो हैं, हमारे जो गैंग है, स्टूडेंट गैंग, वो पढ़ेंगे। अब देखिए, मेगाथीन्स थे, उन्होंने एक कमेटी मेंशन की है अपने अकाउंट्स में, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। उन्होंने बताया है कि 6 सब कमेटी बनाई गई थी मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसमें से जो पहली सब कमेटी थी वो नेवी को देखती थी, यानी जो सैनिक समुद्र के आसपास जो है पूरा बल था उनका। फिर उसके बाद जो दूसरी थी वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न को देखती थी मिलिट्री के।
तीसरी थी वो हमारे फूड सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जो चौथी सब कमेटी थी वो घोड़ों के लिए थी। पांचवी सब कमेटी थी, ठीक है, वो चैरियोट्स के लिए थी। अब उसके बाद जो छठी सब कमेटी थी वो एलिफेंट्स के लिए थी। अब चैरियोट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चैरियोट्स लिखा होगा, ये देखिए चैरियोट्स। अब यहाँ इसका मतलब होता है कि जो दो पहिए की जो व्हीकल होती है जिसमें आगे घोड़ा बना होता है, ठीक है, बैलगाड़ी आप कह लीजिए, या जो घोड़ा बना होता था पहले ज़माने में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड कमेटी के बारे में, तो देखिए जो सकिंग कमेटी थी उसका अलग कुछ एक्टिविटी थी, उसका थोड़ा अलग होगा, जिसमें कि मैं कह सकता हूँ बुलॉक कार्ट्स, जिसमें कि सारे सामान रखे जाते थे, इक्विपमेंट्स रखे जाते थे, ठीक है, सोल्जर्स के लिए खाना तैयार करना, एनिमल्स के लिए चारा देखना, ठीक है, सारे के सारे नौकरों का, आर्टिसंस का भर्ती करना, ठीक है, और सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी ओवरऑल देखभाल करना। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटी की सब कमेटी थी और इन सारी चीज़ों को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अशोका के बारे में कि अशोका ने किस तरीके से अपने अंपायर को होल्ड करके रखा, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले धम्मा के बारे में बात करा, किसके बारे में, धम्मा के बारे में। देखिए धम्मा एक ऐसा प्रिंसिपल था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अशोका, जो कि पूरी तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी था और काफ़ी सिंपल भी था, ठीक है। इन सब के अकॉर्डिंग इसमें क्या था कि इसमें यह था कि लोगों के वेलबींग के बारे में बात की जाती थी, ठीक है। इसके लिए अशोका ने स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किए थे, इसमें उसको हम कहते हैं स्पेशल ऑफिसर को हिंदी में धम्मा महामत्ता, जो कि अपॉइंट किए गए थे ताकि ये धम्मा के मैसेज को पूरा तरीके से स्प्रेड कर सकें बाकी इलाकों में, इस प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब ये जो अंपायर था पूरा अशोका के टाइम का मौर्यन अंपायर, ये किस तरीके से कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना है हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब हिस्टोरियन ने इस अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में 19th सेंचुरी में, ठीक है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करा, तो इसमें क्या हुआ, मौर्यन अंपायर हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ा लैंडमार्क माना गया। क्यों उस पीरियड में, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना, क्योंकि भैया जब ये इन्वेस्टिगेशन चालू की गई थी, क्योंकि इसमें यूरोपियन भी इंक्लूड थे, इंडियन हिस्टोरियन भी थे जो इस इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे, इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे भैया जो यहाँ पे इंडिया में राज था 19th सेंचुरी में वो अंग्रेज़ों का था और हम एक कॉलोनियल वो बन गए थे ब्रिटिश अम्पायर के। तो ऐसे समय में हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना कि एक बड़ा अम्पायर, एक ताकतवर अम्पायर हमारे कई सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बीता है, तो इस तरीके से ये मैं कह सकता हूँ चैलेंजिंग भी रहा होगा और एक्साइटिंग भी रहा होगा। और ऐसा पाया गया कि कई सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड में जो कि पूरी तरीके से मौर्य से एसोसिएटेड था, जिसमें स्टोन स्कल्पचर थे जो कि मैं कह सकता हूँ उस अंपायर के जो है स्पेक्टेकुलर आर्ट में माने जाते थे, यानी बहुत शानदार माने जाते थे। इसमें से कई सारे हिस्टोरियंस को कई सारे मैसेज मिले जो कि अशोका इंस्क्रिप्शन में मिले, जो कि काफ़ी अलग थे बाकी रूलर से। इसीलिए ऐसा माना जाता है, ऐसे सजेस्ट किया जाता है कि अशोका काफ़ी पावरफुल रहे होंगे और इंडस्ट्रियस रहे होंगे, क्योंकि उनका जो मैसेज था वो बाकी रूलर्स थे अलग था, और उनको काफ़ी हम्बल भी माना जाता है। बाकी लेटर रूलर्स थे, यानी बाकी जो रूलर्स थे वो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टाइटल अपने आप को दिए गए थे, लेकिन अशोका ने ऐसा कोई अपने आप को टाइटल नहीं दिया था, तो इस तरीके से उन्हें बहुत नरम दिल भी माना जाता है। अब ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि नेशनलिस्टिक जितने भी लीडर्स थे 20th सेंचुरी में, जिस टाइम पे हमारा संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में, तो उस तरीके से ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के तौर पे अपनाया होगा। अब देखिए हमारा जो रियल क्वेश्चन था वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके पार्टिकुलरली बात करें, जो पूरा अंपायर था ये 150 ईयर तक एग्जिस्ट करता था, जो कि मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा टाइम नहीं है अगर हम इसको पूरी हिस्ट्री को लेकर चले सब कॉन्टिनेंट की। अगर हम मैप 2 में देखेंगे, जो कि हमें आपकी बुक में दिख जाएगा, तो आप नोटिस करेंगे कि जो अंपायर है उसने पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट वो नहीं कर रखा, यानी कि जो अंपायर है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ हिस्से, कई सारे हिस्से मैं कह सकता हूँ, और यहाँ तक कि कई सारे फ्रंटियर अंपायर हैं, ठीक है, उसी के उस बीच में निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और इस तरीके से जो कंट्रोल था वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म भी नहीं था। अब दूसरी सेंचुरी से, दूसरी शताब्दी BCE से नए नए चीफडम, नए नए किंगडम उभरना शुरू हो गए सब कॉन्टिनेंट के सेवरल पार्ट्स में। जी हाँ, इसी के बीच में मौर्यन एम्पायर के बीच में नए नए जो किंगडम थे, नए नए चीफडम थे, वो भी उभरना शुरू हो गए इसी के अंदर, यानी एक रियासत के अंदर दूसरी रियासत भी उभरना शुरू हो गई। तो काफ़ी मज़ेदार था ये। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप के बारे में, जो कि आपका पीरियड है मॉडर्न पीरियड के बारे में, क्योंकि हम देखिए मॉडर्न पीरियड हमने पूरा कवर कर लिया। मुझे आशा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे पीछे करके
जो पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप्स के बारे में, यानी जो किंगशिप थी उसके बारे में नई जो धारणा बन के उभरी थी पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी मौर्यन अंपायर के पीरियड के बाद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है आपका जो चैप्टर है। इसके बारे में हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, हमें कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं साइकोलॉजिकली, और इसी के साथ मैंने जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको दे रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में भी इसका बेनिफिट मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पे ऐसे बनी रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगर आप हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, इसको अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।